In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hello, I am Shubhankar and I have secured All India Rank 52 in UPSC Civil Services 2025. This was my third attempt. In my first attempt, I couldn't clear prelims because of some less marks in CSAT. In the second attempt in 2024, I reached till the interview stage, and this was my third attempt where I secured this rank. By profession, I have been a DevOps engineer, and I currently picked up a job after my last interview as a senior consultant. And I've done my engineering in electronics and communication, and I have studied and done my 10th and 12th in Air Force Bal Bharti School in New Delhi. जो भी दो प्रीलिम्स के अटेम्प्ट जो मैंने क्लियर किए हैं, आई वॉज लकी इनफ कि उसमें मेरे 100 के ऊपर दोनों टाइम जीएस में स्कोर रहा है. एंड देर इज़ नो डिफरेंट अप्रोच नीडेड फॉर प्रीलिम्स. बहुत बेसिक कि मेक द सिलेबस योर बाइबल, फॉलो PYQs thoroughly and revise the constant sources multiple times, at least 5-7 times. Have a good command over static. यही सब चीज़ों की वजह से प्रीलिम्स में एक श्योर शॉट कंफर्टेबल रेंज हमेशा अचीव हुई है. तो इसके बारे में ना ज़्यादा बात करके मैं मेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड गोइंग थ्रू योर बेसिक्स, कैसे यू कैन मेक AI योर artificial intelligence your tool rather than a source itself, and streamline your preparation in a way कि it becomes easier for you to revise during the tough times of mains, because बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, टाइम की बहुत कमी होती है, एंड एक एफिशिएंट शॉर्ट नोट अप्रोच चाहिए होता है बिटवीन पेपर्स एंड जस्ट 1 वीक बिफोर मेंस, सो दैट सब कुछ रिवाइज हो जाए. तो जस्ट एज अ डिस्क्लेमर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं अभी आगे बताना चाहूँगा कि AI के बारे में कि कैसे उसको अपने प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि द सिलेबस शुड बी ऑन योर टिप्स बाय योर ओन. सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और सेल्फ स्टडी से मतलब है कि बेसिक सब्जेक्ट्स की जितनी कमांड है वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, इकोनॉमी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स का पूरा सिलेबस मैंने एक बार 2 बार बहुत अच्छे से खुद से बेसिक सोर्सेज किया था. पर इन सब को कंसोलिडेट करके स्ट्रीमलाइन AI से कैसे करना है एक्चुअली कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर अटेम्प्ट, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल अबाउट. बेसिक रिसोर्सेज के लिए ज्योग्राफी सिंस मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने जो भी ऑप्शनल की बुक्स थी, सविंद्र सिंह, GC लियोंग एंड स्ट्रॉलर ये सब का इस्तेमाल किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की फाउंडेशनल कोचिंग की थी वजीराम से इन 2023. कमिंग टू हिस्ट्री, आई हैव स्टक टू द बेसिक सोर्सेज. उसमें मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को 1-2 बार पढ़ा था, एंड उसके बाद उसके जो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में उसको रिवाइज करने के लिए यूज़ किया था. एंड एंशियंट एंड मेडिवियल के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए लूसेंट का बहुत यूज़ किया था, एंड मेंस के लिए बेसिक NCERT 11th 12th की वो यूज़ की थी. कमिंग टू सोसाइटी के आई हैव नो स्पेसिफिक सोर्सेज. देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वेरियस बुकलेट्स दैट आई यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसको रीड करके मैंने AI में डाल के अपने खुद के नोट्स बनाए थे. Coming to polity, the source is only one, Lakshmikant for basics, and all the other reports and indices that helps, and Supreme Court judgments that helps enhance your points which you take out from Lakshmikant. Governance के लिए second ARC report, economic survey, as well as other respective ministries की कुछ annual reports को मैंने go through किया था. पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था, but selective चीज़ें पढ़ी थी. एंड IR के लिए अगेन मैंने वेरियस मटेरियल्स एंड बुकलेट्स दैट आर अवेलेबल फ्रीली, उसको मैंने कंसाइज करके AI में यूज़ करके उसके खुद के नोट्स बनाए थे. इकोनॉमी में मैंने विवेक सिंह सर की बुक रेफ़र की थी फॉर प्रीलिम्स, एंड उसी से मेरा बेस तैयार हुआ था. एंड एग्रीकल्चर से सिक्योरिटी तक
जो भी है वो मेरे ऑप्शनल के साथ ओवरलैप करता है, तो आई डिड नॉट यूज़ एनी अदर रिसोर्स टू रेफर टू दैट। ओवरऑल बेस बनाने के लिए मैंने डेफिनेटली एनसीईआरटीज़ को अच्छे से एक बार इंटरनलाइज कर लिया था, एंड स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू 11th to 12th एनसीईआरटीज़। एथिक्स के लिए आई अगेन मेड श्योर दैट मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं सिलेबस के उसको इंडिविजुअली इंटरनेट पे सर्च करके पहले बेसिक नोट्स बनाए, एंड उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिर मैंने एग्जाम्पल्स बेटर इंडिया एंड अदर कंपाइलेशन से निकाल के उसको एग्जाम्पल्स को मैंने यूज़ किया है फॉर ओवर माई बेसिक नोट्स। तो ये बुक लिस्ट ओवर द स्पैन ऑफ 3 years थ्रू आउट माई प्रिपरेशन आई हैव रेड ऑन एन एवरेज 3 to 4 times, एंड इसी से बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग हुई है। बट नाउ कमिंग टू द स्ट्रेसफुल पीरियड of mains, which is after prelims to mains, this time there were around 90 days only, so 3 months, and to cover such an extensive book list from cover to cover is very overwhelming and not humanly possible in my opinion. तो उसको कवर करने के लिए मैंने एक AI की मदद ली, एंड मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था, वो भी फ्री वर्जन, मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। इसका तरीका ये है कि मैं पेपर वाइज आपको बताऊंगा। अब GS1 की जैसे बात की जाए तो GS1 में मैंने जितने सोर्सेज मेंशन किए उसका मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म पड़ा था PDF या स्कैंड कॉपीज़ में, एज वेल एज मेरे हैंड रिटन नोट्स के भी स्कैंड कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ था। एक स्पेसिफिक चैट जीपीटी विंडो में मॉडल सेलेक्ट करके, विच कैन बी द लेटेस्ट वन एज द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उसको सेलेक्ट करके आपको ये सारे सोर्सेज अपलोड करने हैं। देयर कैन बी अ डेली लिमिट, तो जितने आपके एक दिन में हो सकते हैं उसको अपलोड करके आपको पहली चीज़ अपने एजेंट को ये बोलना है, AI एजेंट को, कि दीज आर दी ओनली सोर्सेज दैट यू विल रेफर टू गोइंग फॉरवर्ड। यू शुड, सिंस AI का एक प्रॉब्लम है हेलुसिनेशन का, जहाँ पर वो जस्ट टू गिव यू एन आंसर इट हेलुसिनेट्स एंड डज नॉट प्रोवाइड यू एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अगर हम उसकी सोर्सेज लिमिट कर दें तो ये प्रॉब्लम और जो एक प्रॉब्लम जो हमें मिलती है कि एक्यूरेट डेटा की वजह से आंसर गलत हो सकता है, वो हम लोग अलिविएट कर देते हैं। तो इसकी सोर्सेज लिमिट करके मैंने एक पूरा फॉर्मेट बता दिया AI को कि इंट्रोडक्शन की for the questions that I'm going to ask now, which will be PYQs of all the past 10 years, I want you to answer only in a specific format. और ये फॉर्मेट में होगा कि सबसे पहले I want a 15 to 20 word crisp intro with proper English and grammar, which should ideally quote some famous personality speaking on this subject or a famous report that has been published by the government on this very subject. Then after analyzing the question, I need you to create 2 or 3 subheadings depending on the marks I specify. इसका ये मतलब है कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो यूजुअली 2 सब हेडिंग बनती हैं, और 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 सब हेडिंग बनती है। फिर एक सब हेडिंग का मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे एक सब हेडिंग में 8 से 10 पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट का वर्ड लिमिट आपके पास 10 वर्ड्स का है, क्योंकि मेंस में यू रिक्वायर टू द पॉइंट एंड कंसाइज आंसर्स, यू कैन नॉट हैव वर्बोस पॉइंट्स। उसके बाद ईच पॉइंट शुड बी backed by an example of not more than 5 words, because your example can rarely be longer than your point, the point you are making, and these examples should specifically have proper numbering. अब proper numbering or data means कि it should quote economic survey if it is GS3, it should quote a proper government report or a case study if it is society, which I have uploaded, and it should either, and make sure that the source of this particular number you are quoting should be mentioned in the example. अगर मैं PRS का डेटा यूज़ कर रहा हूँ सोसाइटी में, तो ब्रैकेट में वो PRS लिख के मेरे को एग्जाम्पल में ही दे देता था। दिस इंक्रीजेज इवन 0.5 मार्क्स इन ईच ऑफ योर आंसर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंस। एंड उसके बाद मैं एक चीज़ जो मैंने अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट की थी कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, स्टैटिक और करंट अफेयर बेस्ड, मैं 3 पॉइंट का वे फॉरवर्ड उसमें डालता था। तो वे फॉरवर्ड का मैंने अलग प्रॉम्प्ट दिया हुआ था जिसमें 3 पॉइंट होंगे और 6 से 7 वर्ड का ही एक पॉइंट होगा। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, बट इसमें डायरेक्टली ही हम लोग रिपोर्ट्स और करंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट कोट करेंगे, सो दैट कि जो एक वे फॉरवर्ड है वो करंट कॉन्टेक्स्ट में इस्टेब्लिश हो जाए।
और कंक्लूजन का मैंने इसमें रिमार्क दिया हुआ था कि कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी फॉरवर्ड लुकिंग एंड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट डिस्पाइट द प्रीवियस सेक्शन मेंशनिंग चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। सो इस तरीके से मैंने एक आंसर फॉर्मेट बनाया। फिर जितने यूनिक माइक्रो थीम्स थे, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या सोसाइटी के हो GS1 में, उसको मैंने टर्न बाय टर्न डाला है उसी पर्टिकुलर विंडो पे, और वो मेरे को एक रेडीमेड आंसर देते रहता था। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इतने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के बाद भी देर आर टाइम्स जो वो आपके इंस्ट्रक्शन से ये AI डेविएट करेगा और इंटरनेट कोट करने लगेगा। तो बहुत विजिलेंस के साथ हमें एक एक आंसर को ऑब्जर्व करना है, और जहाँ पर भी अगर आपको लिंक दिखे कि ये इंटरनेट से रेफर्ड है, उसको फिर से ये चीज़ समझानी है। दिस इज़ हाउ ओवर 2-3 डेज व्हेन यू ट्रेन इट, ये एक आपका एक विंडो में एक सब्जेक्ट के लिए पूरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, विच इज़ स्पेसिफिक टू योर सोर्सेज एंड योर नीड्स। It will stop referring to the internet and only provide answers as per your wishes and commands. And इसी से फिर मैंने अपने पूरे 10 साल का PYQ का compendium with relevant current related examples build किया, which checks all the boxes necessary for a good mains answer. And यही मेरे final notes बन गए थे mains के GS1 के लिए। सिमिलरली फॉर दी अदर पेपर्स GS2 और GS3 के लिए मैंने सेम चीज़ रखी, बस जो मैंने सोर्सेज अपलोड किए थे वो अलग विंडो में स्पेसिफिक टू GS2 मेंटेन किया, मैंने अपलोड किया था। और GS3 के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था। GS2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत एज अ सोर्स डाल दिया था। सेकेंड ARC रिपोर्ट फॉर गवर्नेंस एंड सजेशंस एंड रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। एंड IR के लिए मैंने वेरियस कोचिंग मटेरियल अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट, उसके 1-2 PDF डाल के ये पूरा तरीका बनाया था। GS2 में एक स्पेसिफिक मैंने अप्रोच ली थी फॉर IR, सिंस देर इज़ अ सिलेबस पॉइंट कॉल्ड इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो देर आर ओनली लिमिटेड नंबर्स। सो मैंने खुद से अपने क्वेश्चंस मेन स्टाइल में फॉर्म किए थे। फॉर एग्जाम्पल, आई क्रिएटेड अ क्वेश्चन अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश कि what are its current developments, what are the impacts of these development, what are the challenges in the bilateral relationship, and what should be the way forward for both the countries to establish a better collaboration as neighbors in the geopolitical scenario। और ऐसे करके मैंने for all the neighbors मैंने खुद का क्वेश्चन बना के पर कंट्री एक रेडीमेड नोट्स उससे बनवा लिए थे फ्रॉम द सोर्सेज दैट आई हैव अपलोडेड, एंड वही रिवाइज करके विद करंट स्कीम्स एंड करंट अपडेट्स मैंने उसको अपने मेंस के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट किया मॉक्स और मेन डे पे। और दैट्स वाई मेरा GS2 में स्कोर भी अच्छा रहा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूसेज ऑफ करंट डे एग्जाम्पल्स। GS3 में सिमिलरली NDMA के पूरे एनुअल रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। इकोनॉमिक सर्वे मैंने जैसे कहा मैंने अपलोड किया है, और बजट का पूरा एनालिसिस और डॉक्यूमेंट, वो बजट एट अ ग्लांस, वो मैंने अपलोड कर दिया था। इसी से सारे आंसर्स माइक्रो थीम के बेसिस पे सिलेबस वाइज मेरे को नोट्स रेडी हो गए। तो विथ माई प्रायर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द एडिशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन एंड करंट एग्जाम्पल्स, एक कल्मिनेशन हुआ परफेक्ट, एक नियर परफेक्ट मेंस आंसर का फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट आई कम अक्रॉस। और अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसको बैक करने के लिए और डिफेंड करने के लिए करंट डे एग्जाम्पल्स हैं, देन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव माइंड impression in front of the examiner who is going through your copy. So this is what helped me in mains. Now coming to the final part of essay and ethics, जहाँ तक GS4 के प्रिपरेशन की स्ट्रीमलाइनिंग की बात है AI से, उसका अप्रोच बहुत बदल जाता है। इसके लिए आपको बेसिक्स पहले इस तरीके से तैयार करनी है कि सिलेबस में जितने एथिकल वैल्यूज़ और कीवर्ड्स हैं उसका एक प्रॉपर नोट और अंडरस्टैंडिंग आपको इंटरनलाइज्ड होना चाहिए कि एम्पैथी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, और उसके वेरियस थ्योरीज़ जैसे कि एरिस्टोटल की क्या थ्योरी है, सोक्रेटिस ने क्या बोला था, ये सब का एक आइडिया होना चाहिए। बेस्ड ऑन दिस मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट का एथिक्स इन गवर्नेंस वाला सेक्शन अपने ये 50 पेज के डेफिनेशंस वाले नोट्स ऑफ कीवर्ड्स एज वेल एज बेटर इंडिया का लिंक को मैंने अपने इस AI चैट विंडो में डाल दिया था। एंड देन मैंने इससे इस बार आंसर्स नहीं लिखवाए,
मैंने कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स किया, सिंस मेरे को ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वैल्यूज़ क्या होती है, मुझे बस वैल्यू एडिशन की ज़रूरत थी एथिक्स में। और अप्रोच मेरे हिसाब से ये बहुत आइडियल है, बिकॉज एथिक्स इज़ अ वेरी इंटरपर्सनल सब्जेक्ट वेयर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग इज़ रिवॉर्डेड मोर देन द बुकिश लैंग्वेज दैट यू ट्राई टू रिप्रोड्यूस इन आंसर्स। तो उसकी वजह से अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग कोई भी वैल्यू का लिखना बेटर है। अब वैल्यू एडिशन की जहाँ तक बात होती है, आई वेंट ओवर एंड अबव ऑफ द फिलोसोफर्स जो एक सिलेबस पॉइंट में मैंशनड है। एल्बर्ट कैमस, विक्टर फ्रैंकल जैसे बहुत सारे अलग नाम मैंने उनको एआई में फीड किए। उनके स्पेसिफिक कोट्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एनेक्डोट्स को मैंने 25 से 30 वर्ड एक सेंटेंस का मैंने उसको कंडेंस किया एंड उसको 3-4 बार इंटरनलाइज करके रिवाइज करने की कोशिश की, सो दैट मॉक्स एज वेल एज मेन डे पे उसको मैं अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। इससे क्या हुआ कि केस स्टडीज़ में सबसे पहली बात, whenever I was arriving at a decision which you have to take as the particular person you are role playing in that case study, अगर मैं 3 डिसीजंस और फाइनल स्टेप्स बता रहा हूँ तो 3 में से 2 जगह पे मैं कोई एमिनेंट एथिकल फिलोसोफर का डिसीजन ट्रैक को कोट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं रॉल्शियंस जस्टिस के माध्यम से ये डिसीजन ले रहा हूँ, मैं फ्रैंकल के ये वाले अप्रोच से ये पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आया हूँ और मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा। उससे है कि केस स्टडी जिसमें वैल्यू एडिशन बहुत मुश्किल होती है बिकॉज वो रियल लाइफ सिनेरियो होती है, उसमें वैल्यू ऐड होके आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं। सिमिलरली बेटर इंडिया की जो वेबसाइट की मैंने बात की, उसमें बहुत सारे एमिनेंट सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत मोटिवेटिंग स्टोरीज होती हैं। उसका मैंने एक पूरा टेबल बनाया जिसमें फर्स्ट कॉलम में दी रिस्पेक्टेबल ऑफिसर, उनका नाम और उनका डिपार्टमेंट लिखा हुआ था, विच कैन बी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उनके नाम के साथ साथ उन्होंने कौन सी वैल्यूज़ डिस्प्ले की है, अगर उन्होंने एम्पैथी डिस्प्ले किया है तो वो कीवर्ड मैप हो गया, और 20 से 30 शब्दों में उनका पूरा एनेक्डोट कि उन्होंने क्या चेंज लाया है। एक टेबल मैंने एटलीस्ट 40 to 50 आइटम्स की बना ली थी। तो दीज वर 40 to 50 केस स्टडीज दैट आई इंटरनलाइज एंड मेमोराइज्ड। एंड एथिक्स थ्योरी में यूजुअली बहुत मोनोटोनस आंसर्स बन जाते हैं बिकॉज पीपल हैव वेरी जनरल एग्जाम्पल्स। वी ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स ऑफ गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, सरदार पटेल जी, बट मैंने अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन एग्जाम्पल्स मेड श्योर कि 1 से 2 इन करंट डे ऑफिसर्स के भी एग्जाम्पल्स उनके डेजिग्नेशन के साथ दिए हैं, सो दैट ये क्रेडिबल लगे एज वेल एज थोड़ा रिलेटेबल लगे कि द एथिकल वैल्यूज आर नॉट जस्ट स्टक टू द एरा ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, बट इवन इन करंट एरा सच एथिकल वैल्यूज आर बीइंग डिस्प्लेड। सो इससे एक इम्पैक्ट पड़ा एंड एक करंट रेलिवेंस आया इन एथिक्स पेपर विच इज़ वेरी टफ टू इनकॉर्पोरेट, एंड सिंस एथिक्स का कोई डिफाइंड करंट अफेयर्स नहीं है, तो इससे मेरा होलिस्टिक एक एथिक्स का आउटलुक बन गया जिससे मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ। आजकल एआई सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, पर एआई को पे डिपेंडेंट होना और उसके यूज़ करने में एक बहुत फाइन लाइन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे अगर किसी को कोई आंसर चाहिए तो वो क्वेश्चन अपलोड करके बोल देता है कि यूपीएससी स्टाइल में मेरे को इसका आंसर दे दो, और वो अपना कहीं ना से कहीं हलुसिनेट करके या कुछ ना कुछ कोट करके विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर आंसर दे देता है, एंड वी हैव टू रिलाई टू दैट। रादर देन दैट, इफ़ वी मेक एआई आर टूल, अ प्रोडक्टिविटी टूल, और उसको एज आर असिस्टेंट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दे कि हमें ऐसे ही चाहिए अपने राइटिंग स्टाइल के हिसाब से, तो आपका रिविजन और इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज एंड वैल्यू एडिशन फेज बहुत हद तक टाइम कम हो जाता है और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। इसीलिए एक एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके स्पेसिफिक टू यूपीएससी ये एआई का यूज़ करना इज़ बेनिफिशियल, अदरवाइज एआई कैन ईदर बी अ बून और अ बेन फॉर आवर प्रिपरेशन। तो इन सब एक्टिविटी के बाद मेरे पास पर सब्जेक्ट 70 से 120 पेज का एक कंपेंडियम पर पेपर बन जा रहा था, और इसी को मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ा है, रिवाइज किया है, टू एन एक्सटेंट दैट आई डिड नॉट नीड टू वेस्ट टाइम टू इवन शॉर्टन इट एनी फर्दर। और हर पेपर के बीच में इतनी बार पढ़ी हुई चीज़ और इतनी बार हाईलाइटेड पढ़ी हुई चीज़ 1 घंटे के अंदर गो थ्रू करके मेमोरी में रिफ्रेश हो जाती थी, एंड यही पर सब्जेक्ट 120 पेजेस का आर्सनल लेके
मैं हर पेपर के पहले जाता था, उसको रिवाइज करता था एंड आई यूज़ टू टेक द एग्ज़ाम एंड कम आउट। मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गया था 2024 में, मेरा मेंस का स्कोर 770 रहा था। और ये 770 में मैंने AI से लेके किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रीलिम्स रिजल्ट से मेंस तक जितना समय था उसी में मैंने अपना आंसर राइटिंग स्टाइल डेवलप किया, उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चरिंग और पॉइंट्स कैसे लिखते हैं किया गया, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ सकते थे। बट सिंस मेरे पास वैल्यू एडिशन बहुत कम था, बहुत जेनरिक आंसर्स मैंने प्रिपेयर किए थे और उसको आंसर शीट पे लिख के आया था। मैंने बस एक चीज़ इंश्योर की थी कि कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटा नहीं था और मैंने पूरे पेपर, सारे सब्जेक्ट्स के सारे पेपर्स फुल्ली कंप्लीट किए थे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू द प्री रिजल्ट ऑफ 2025। उसके बाद फिर मेरे पास 90 दिन थे। उसमें मैंने मेरी एग्जिस्टिंग 770 मार्क्स वाली नॉलेज को ही बिल्ड अप ऑन करने के लिए ये AI वाली एक्सरसाइज की, जिससे मेरे वैल्यू एडिशन में बहुत हेल्प हुई। एंड मेरा एम यही था कि ये 770 मार्क्स हैं और 120 क्वेश्चन हैं, तो मेरे को हर क्वेश्चन में 0.5 से 1 मार्क बढ़ाना है। और वो मैंने अचीव करके अपना स्कोर ओवरऑल मेंस में 46 मार्क्स बढ़ा के 816 ले आया, इस बार AI का यूज़ करके। ऐसे में मैंने एजुकेमी का टेस्ट सीरीज़ लिया था ऐसे वाला, और मैं सिविल्स दिल्ली के स्मैश मेंस का प्रोग्राम का पार्ट था जिसमें ऐसे इंक्लूडेड था। तो टोटल मैंने 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं ऐसे के। एंड ऐसे में मेन चीज़ होता है आपका ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड फ्लो ऑफ थॉट। उसको वैल्यू ऐड करने के लिए जो मैंने एथिक्स में एथिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ और एनेक्डोट्स लिए थे, उसी को इंटरनलाइज करके, याद करके, अपनी भाषा में थोड़ा बड़ा बड़ा करके, लंबा लंबा करके लिखा था, जिसकी वजह से मेरा ऐसे में इस बार 105 मार्क्स आए हैं। और मैंने ये किया था कि जो भी एनेक्डोट्स मैं ले रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट हो, और इंट्रोडक्शन को कैची बनाने के लिए भी मैं यूनिक एग्जाम्पल्स जो मेरे एथिक्स के कंपेंडियम से मैंने टेक आउट करके उसको यूज़ किया था। अब एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा कि ये सबको अगर हम इन एक जगह पे देखें और एक क्वेश्चन अगर हम AI को दें तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन है GS3 का, विच सेज लैंड डिग्रेडेशन इज इमर्जिंग एज अ मेजर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज, एक्सप्लेन द कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रीजन स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसका मेरे को आउटपुट आया है जब मैंने मॉडल ट्रेन कर दिया था। इंट्रोडक्शन है, इंडिया फेसेस 30% डिग्रेडेड लैंड एज पर इसरोज 2021 एटलस, थ्रेटनिंग फूड, वाटर एंड क्लाइमेट गोल्स। तो सारे सब पार्ट्स इससे एड्रेस हो गए। सब हेडिंग 1, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू अनसस्टेनेबल लॉगिंग एंड फॉरेस्ट डाइवर्जन। Examples, Shivalik Hills, Eastern Ghats, bracket, Gadgil report. Second, overgrazing by livestock, pasture land degradation due to cattle pressure. Example, Rajasthan and Gujarat arid zones. Third point, unsustainable irrigation and salinity, excessive canal irrigation raises, depletes groundwater table. And example, Punjab, Haryana salinization, Central Water Board. Then fourth, soil erosion due to water and wind, no contour bunding, hill clearance. Example, Chambal ravines. ऐसे ही और 3-4 पॉइंट्स हैं। मैं सेकेंड सब हेडिंग पे जाता हूँ, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसमें है डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर इनकम। एग्जाम्पल, सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस इन बुंदेलखंड एंड ब्रैकेट्स में इकोनॉमी सर्वे। फिर desertification and ecosystem collapse, expanding arid zones in semi-arid regions. एग्जाम्पल इसमें है थार डेजर्ट एक्सटेंडिंग ईस्टवर्ड, ये जनरल एग्जाम्पल एक दिया है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड क्वालिटी लॉस विच कॉजेज सिल्टेशन एंड रन ऑफ रिड्यूसेस रिचार्ज, इसमें है एग्जाम्पल सेंट्रल इंडियन प्लेटू का। एंड फिफ्थ एक है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड लॉस ऑफ कार्बन सिंक्स लीड्स टू डिग्रेडेड सॉइल एंड रिलीजेस स्टोर्ड कार्बन। एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़। इसके बाद एक टेबल है जो आउटपुट हुई है जिसमें कॉलम 1 इज रीजन एंड सेकेंड कॉलम इज की फॉर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन। इसमें गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, पंजाब, वेस्टर्न घाट्स एंड झारखंड, उड़ीसा, तीनों का, ये सारे रीजन्स का मैपिंग किया हुआ है।
फिर वे फॉरवर्ड में इसने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि इम्प्लीमेंट वाटरशेड एंड सॉइल हेल्थ प्रोग्राम्स यूजिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0। तो इसमें हमें एम्फेसिस करना चाहिए कि जनरल वे फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, स्कीम स्पेसिफिक कीवर्ड हैवी वे फॉरवर्ड दिया है। फिर प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, यहाँ पर 3 कीवर्ड हमने यूज़ कर दिए वे फॉरवर्ड के लिए। एंड देन एक्सपैंड एफॉरेस्टेशन वाया कैंपा एंड ननामी गंगे, तो यहाँ पर 2 स्कीम्स और दे दिए हमने वे फॉरवर्ड में। फिर कंक्लूजन में सिंस फॉरवर्ड लुकिंग बोला था, अचीविंग SDG 15 विच इज़ लाइफ ऑन लैंड एंड इंडियाज 2030 लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी गोल डिमांड्स कन्वर्जेंस ऑफ साइंस, कम्युनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें SDG और इंडिया का लैंड डिग्रेडेशन गोल देके आप नोटिस करेंगे कि इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक हर लाइन में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हमें मिल गया है। तो इवन इफ दिस इज़ टू कंटेंट हैवी, इसका अगर इंसान 70% भी इंटरनलाइज और मेमोराइज करके पेपर में रिप्रोड्यूस करके आता है, तो दिस इज़ अ वेरी होलिस्टिक answer from the time bound perspective and will always the examiner will always reward you handsomely for this kind of answer। तो ये सब सारे आंसर्स, मॉडल आंसर्स बना के इसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया और उसको इंटरनलाइज और रेप्लिकेट करने की कोशिश की। जहाँ तक रेप्लिकेशन की बात आती है, मैंने पर GS सब्जेक्ट मैंने 2 मॉक्स देने का टारगेट लिया था। एथिक्स पे मैंने 4 मॉक्स दिए थे मेंस के। ऐसे मैंने लिखे थे 8 से 10 फुल लेंथ टेस्ट, और ऑप्शनल के मैंने एजुकेमी प्रोग्राम के अंदर सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सारे लिखे थे। एंड इतनी राइटिंग प्रैक्टिस मैंने ट्राई किया कि मैं ये जो पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन वाला फ्रेमवर्क है इसको मैं इनकॉर्पोरेट करके रेप्लिकेट करूं, और मैं 60 to 70% इतना वैल्यू एडेड आंसर रेप्लिकेट कर पा रहा था एंड तक। और जो भी मेरे को रिमार्क्स मिलते थे मैं उस पर फोकस करता था। मॉक्स के जो भी मार्क्स हैं, ना कभी उससे ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना कभी ज़्यादा निराश। और जो रिव्यूज़ हैं उसको इनकॉर्पोरेट करके अपना स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने से ही एक फाइन ट्यूनिंग होती है जो मेन डे पे आपको काम देती है। और GS की मैंने बस एक टेस्ट सीरीज़ ली थी लास्ट ईयर भी, इस साल भी। इस साल में सिविल्स दिल्ली के स्मैश मेंस प्रोग्राम में इनरोल्ड था और मैंने बस वही टेस्ट जो अवेलेबल थे वही दिए हैं। ऐसे के लिए मैंने सिविल्स दिल्ली के ऐसे के अलावा एजुकेमी की ऐसे टेस्ट सीरीज़ ली थी, पर GS के लिए मैंने बस एक ही टेस्ट सीरीज़ फॉलो की। तो यही तरीका है जिससे थोड़ा AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके हम लोग अपने ही आंसर राइटिंग स्टाइल को AI को सिखा के बहुत वैल्यू एडेड और करंट रेडी आंसर्स और नोट्स मेंस के लिए बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये 3 महीने का वक्त होता है प्री रिजल्ट से मेंस का, उसमें बहुत काम कम हो जाता है और समय बच जाता है। जहाँ तक टाइम बचाने की बात और आती है, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो आपके एवेलुएटर हैं उसके रिमार्क्स लीजिए। ज़्यादा मॉडल आंसर्स और इसके पीछा करने से थोड़ा समय ज़्यादा ज़ाया होता है, तो मैंने बस रिव्यूज़ और अपने खुद के जो कंटेंट है उसको बार बार प्रिपेयर करके और परफेक्ट करने की कोशिश की थी। एंड इट रियली हेल्प्ड मी इंक्रीज माई स्कोर दिस टाइम एंड डू वेल इन मेंस। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ सेल्फ मेड मैन, अ मैन इज़ मेड ऑफ 1000 अदर्स। मेहनत के अलावा आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई मदर, माई फादर, माई फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आई हैव रीच्ड दिस स्टेज एंड आई विश टू सर्व द कंट्री वेल एंड विथ माई फुल डेडिकेशन। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई और मेहनत बहुत ज़रूरी है, बट फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें और हमेशा एक फ्रेश माइंड और पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्ज़ाम की तरफ प्रोसीड कीजिए एंड आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। गुड लक।